तो दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, साहिबानों, मेहरबानों, कदरदानों, बच्चे, बूढ़े, जवानों, एग्जिट पोल भी आ गया और आने के बाद एग्जिट भी कर गया, पर पोल खोल कहीं नहीं गया। देख लीजिए, आज फिर आ गया। पोल खोल। वैसे बंदरू जी, ये एग्जिट पोल एग्जैक्टली है हमारे पोल की तरह ही। एग्जैक्टली। वो कैसे? देखो, हम भी अच्छे अच्छों की पोल खोलते हैं और इस एग्जिट पोल ने भी अच्छे अच्छों की पोल खोल दी कि नहीं? वो तो है शेखरू। जो कल तक 30 मार खा बन रहे थे, अब वो मार खा के बैठ गए, और जो मन मारे बैठे थे वो अचानक से उछलने लगे, जैसे सेंसेक्स उछलता है। जय श्री राम। इस सारे सीन को देख के मुझे पता है कौन सा किस्सा याद आ रहा है बंदरू। कौन सा किस्सा? वही उस दृष्टिहीन, नेत्रहीन, विजुअली इंपेयर्ड बुढ़िया वाला। किसी गांव में रहने वाली दृष्टिहीन बुढ़िया से जब किसी ने कहा कि माई, तेरा बेटा आया है, तो बुढ़िया बोली, मैं तो तब जानूं जब मेरी गोद में आ जाए, उससे पहले नहीं। यानी इन लोगों को भी एग्जिट पोल पर ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 मई को जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएं, तो उस बुढ़िया की तरह तभी मानना चाहिए कि हां, हमारा बिटवा आ गया, मतलब हम जीत गए, उससे पहले नहीं। वाह वाह शेखरू, क्या किस्सा सुनाया, वाह। ये किस्सा तो बढ़िया है बंदरू, लेकिन कोरोना का जो किस्सा देश में चल रहा है वो बढ़िया नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। कोरोना की वजह से देश की हालत ऐसी हो गई है कि बस क्या कहूं, समझ में नहीं आता। एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति। हाँ शेखरू, स्थिति तो बहुत बुरी है। इसलिए आज मैं थोड़ा इस शो का सुर बदल देता हूं। आज इस शो में, यानी पोल खोल में, मैं सिर्फ अपील करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, आम जनता से अपील करूंगा, पुलिस वालों से अपील करूंगा। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, तो पेशेंट कहाँ जाएगा? बस यहाँ कोई देखभाल नहीं करी, दर्शन करी होते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, आज मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, न केंद्र सरकार पर, न राज्य सरकारों पर, न उत्तर प्रदेश सरकार पर, न महाराष्ट्र सरकार, न केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी पर, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर, और न दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और न ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कुछ कहूंगा, जिनके कुछ अजीबो गरीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि उनके राज्य में और खासकर राजधानी बेंगलुरु में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, और आगे कहूंगा भी, लेकिन आज नहीं। आज वो दिन नहीं, आज वो वक्त नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह से दुआ मांगे और यीशु से आराधना करें कि इंसान पर कुछ मेहरबान हो। आप सब ने देखा होगा कि लोग कोरोना की वजह से अस्पतालों में, सड़कों पर और अपने अपने घरों में किस हालत में हैं। उनको दवा की भी जरूरत है और दुआ की। सिलेंडर के लिए मैं कल रात से लाइन में लगा हुआ हूँ और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन मिलेगी, शायद वो जी जाए सर, नहीं तो भगवान ही मालिक है। मेडिसिन की सब जगह शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है। और आज के दिन मैं खास तौर पर पुलिस वालों का धन्यवाद देते हुए, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, पर उनसे अलग से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस क्यों ना हो। अपील यह करना चाहता हूं कि वो किसी बेबस और लाचार पर लाठी न बरसाएं।
पिछले 1-1.5 साल में हमने कैसे कैसे दृश्य देखे, कैसे कैसे मंजर देखे जिनमें कोरोना की रोकथाम के नाम पर लोगों पर या एक आध आदमी पर लाठियां बरस रही हैं या बरसाई जा रही हैं। पुलिस बेरहमी से मार रही, लाचार और बेसहारा घर लौटते हुए पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। और उनका दोष क्या है या क्या था? यही कि वो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रोजगार खत्म होने के कारण अपने अपने पुश्तैनी घरों को लौट रहे हैं। वो दृश्य भुलाए नहीं भूलते। तो मैं देश भर के पुलिस वालों से अपील करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि बेबस और निरीह लोगों को बेरहमी से नहीं पीटें। मानता हूं कि पुलिस वालों को भी कई बार 18-18 घंटे ड्यूटी करनी होती है, मानता हूं। ऐसे में उनके भीतर बेचैनी, गुस्सा पनपने लगता है, जो कि जायज है। पनपने लगता है ना बद्रू? बिल्कुल, आखिर वो भी तो इंसान है। तो ऐसे में वो किसी और को तो कुछ नहीं कह सकते। सामने जो भी निरीह प्राणी दिख जाता है उसी की पिटाई करके अपने भीतर जमे गुस्से को और कुंठा और बेचैनी को निकाल लेते हैं। लेकिन हे देश के पुलिसकर्मियों, जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सही है? गुस्से में ही सही, पर आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या आपकी आत्मा इसकी गवाही देती है? आज की तारीख में फिर से ऐसी स्थिति है कि बड़े शहरों में लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों पर लाठियों की बारिश करना सही है? मैं जानता हूं कि ड्यूटी के दौरान कई पुलिस वाले भी कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं, पर इसका यह निदान तो नहीं कि आप किसी और निरीह को पीटें। और अंत में अपील करना चाहता हूं आम लोगों से, जनता जनार्दन से। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब से देश में कोरोना फैला, यानी पिछले साल मार्च से ही, लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। यह दुर्भाग्य की बात है। हमने ये बिहार चुनाव के दौरान पिछले साल भी देखा और इस बार भी बंगाल और दूसरे राज्यों में देखा कि उनमें भाग लेने वाले कैसे कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी मैं आप लोगों को ऐसे कई विजुअल्स दिखाना चाहता हूं जिनमें ना तो लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और ना ही आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखी है। अभी भी भीड़ भाड़ वाली पार्टियां हो रही हैं और लोग मस्ती से उनमें भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य आपका है, जिंदगी आपकी है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, तभी हम और आप इस संकट से निकल पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। सब चरण एक जैसे नहीं होते, यानी सब चरणों की गति और गतिविधियां एक जैसी नहीं होती और ना ही सब चरण एक जैसी गति को प्राप्त होते। ये क्या पहेली बुझा रहे हो शेखरू? अरे बंदरू, ये पहेली नहीं है, बिल्कुल साफ है कि चरण चरण में बड़ा फर्क होता है। नेताओं के चरण चुनाव होते ही गायब हो जाते हैं, फिर पब्लिक के चरण उन नेताओं के दरवाजे पर रगड़ते रहते हैं। चुनाव के चरण बिल्कुल सही समय पर शुरू होते हैं और सही समय पर खत्म होते हैं, लेकिन टीकाकरण
यानी वैक्सीनेशन के चरण कभी भी समय पर ना तो शुरू होते हैं और ना ही खत्म होते हैं। मतलब ये बंदरू कि शुरू में बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि 1 मई से कोरोना के टीकाकरण का तीसरा दौर शुरू हो पाएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो शेखरू? देखो बंदरू, आज के दिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगाने वाला, ये मैं पहले ही कह चुका हूं, इसलिए किसी के भी सर पे ठीकरा नहीं फोड़ूंगा। फिर भी जो खबरें आ रही हैं उससे तो नहीं लगता कि 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो पाएगा। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। जल्द से जल्द ये वैक्सीन मिले। I only request to wait. देश में जिस गति से कोरोना फैल रहा है उससे टीके की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि अगली 1 मई यानी कल से ही 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। इसके पहले 2 चरणों में टीके लगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे। पहले चरण में 60 साल के ऊपर वालों को और दूसरे चरण में 45 से ऊपर वालों को। हालांकि उसमें भी भीड़ और अराजकता रही, लेकिन फिर भी उनमें टीके लगे। फिर जब सरकार ने तीसरे चरण के शुरू होने की घोषणा की तो लोगों ने 28 अप्रैल से ही इसके लिए cowin.com पर रजिस्ट्रेशन भी करवाने शुरू कर दिए। आज सुबह का आंकड़ा आया है कि लगभग 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। कोरोना की हालत और इतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन के बाद सभी का ध्यान इसी बात पे था कि टीकाकरण का तीसरा दौर किस गति से शुरू होता है और उसे किस तरह अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब कई राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि उनके लिए 1 मई से टीकाकरण करना मुश्किल है, असंभव है। वजह क्या है? भाई, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वो 15 मई के पहले टीकाकरण शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। महाराष्ट्र ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रत्येक जिल्ह्यात 1-1 सेंटर्स वगैरे अशा स्वरूपाने जर आपण काही सुरू करू शकलो तर एक आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या इच्छेनुसार आणि महाराष्ट्र दिनानुसार खऱ्या अर्थाने होऊ शकेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ साफ ही कह दिया है। क्या कह दिया है, सुनिए। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भी हाथ खड़े कर दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। They are still not prepared to give it to us from tomorrow as it was scheduled. So that is why we are requesting the people of Karnataka, especially those who are above 18 years up to 44 years, to refrain from going to the hospitals. कमोबेश यही हाल केरल, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार आदि राज्यों का है। आंध्र प्रदेश ने भी कह दिया है कि वो सितंबर से पहले 45 साल से कम उम्र वालों का टीकाकरण शुरू नहीं कर पाएगा, यानी अब से 4 महीने बाद। ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, लेकिन यूपी ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 मई को 7 जिलों में टीकाकरण शुरू कर रहा है। कोविड से लड़ाई के लिए यूपी ने पहले टीम 11 बनाई थी, जिसे बदलकर अब टीम 9 कर दिया गया है। बहरहाल कांग्रेस ने सारी प्रॉब्लम का ठीकरा केंद्र सरकार के सर पे फोड़ दिया है। सुनिए कांग्रेस के पूनम प्रभाकर को। केंद्र सरकार की नाकामयाबी से वैक्सीन प्रदेशों को नहीं पहुंचने से मैं 1 तारीख से 18 साल से 45 वाले को वैक्सीन देने का प्रोग्राम अटर फ्लॉप हो गए। इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार से बहुत कड़े सवाल पूछे हैं, बेहद सख्त, बेहद कड़े। कैसे सवाल शेखरू?
सबसे पहले तो यही पूछा है कि कोरोना के पूरे टीकाकरण को केंद्र सरकार अपने हाथों में क्यों नहीं ले लेती, और यह भी पूछा है कि केंद्र ने वैक्सीन का कुछ हिस्सा खरीदने के बाद आगे का सारा मामला वैक्सीन निर्माता कंपनियों और राज्य सरकारों पर क्यों छोड़ दिया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र 100% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को क्यों नहीं दे देता, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने पर विचार करने को भी कहा। माननीय न्यायालय ने वैक्सीनों की अलग अलग कीमत का मामला भी उठाया। इस पर केंद्र ने माननीय न्यायालय को भरोसा दिलाया कि कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को सिर्फ सुनाया ही सुनाया, उसकी तारीफ भी। तारीफ किस बात के लिए? केंद्र के रवैये की तारीफ की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को खरी खोटी भी सुनाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीति चुनाव के समय की जाती है, इस तरह की आफत के समय नहीं। इस वक्त केंद्र के साथ सहयोग करें। पता नहीं वो सलाह मानेंगे या नहीं। पता नहीं बंदरू, मानना तो चाहिए। वैसे कुल मिलाकर कोरोना के टीके को लेकर, विशेषकर तीसरे चरण को लेकर भयंकर अफरा तफरी है। शायद बिना तैयारी के और हड़बड़ी में ही टीकाकरण के तीसरे दौर का ऐलान कर दिया गया। इब्तदाए टीकाकरण है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ओ बंधु, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, वो बहुत अच्छी सी कहावत है, बड़ी सुंदर सी कहावत है, बचपन से सुनता आ रहा हूं यार। वो कहावत तुमने सुनी होगी। अरे भाई मुहावरा तो सुनाओ ना। हाँ बता रहा हूं। वो कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सुनिए। हाँ सुनिए। अरे तेरी यही तो खासियत है, तूने हर चीज सुन रखी है। तू बंदर के रूप में कोई इंसान है। अब ये कहावत बदल गई है। अब ये कहावत बदल के ऐसे हो गई है, नाम छोटा और दर्शन बड़े। क्यों? कहावत कैसे बदल गई शिकू? भाई छोटा राजन की वजह से, क्योंकि कुख्यात माफिया सरगना छोटा राजन को सुविधा बड़ी मिल रही है। ये क्या शेखर, सारा देश कोरोना से लड़ रहा है और तुम छोटा राजन का हाल बता रहे हो। अब बंदरू ऐसा है कि दुनिया का यही तो अजीब धंधा है कि अपराधियों का भी ख्याल रखना पड़ता, और जो जितना बड़ा अपराधी उसका उतना बड़ा ख्याल रखना पड़ता, और छोटा राजन का ख्याल मैं नहीं, हमारी सरकार रख रही है। मैं तो सिर्फ सूचना दे रहा हूं, और सूचना यह है, सुनना बंधु, सूचना यह है कि लगभग हमेशा नेगेटिव रहने वाला छोटा राजन भी पॉजिटिव हो गया। भाई मुबारक, यानी 4-5 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद छोटा राजन का सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसके, और सॉरी इज्जत देना भूल गया, जहां उनके इलाज और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप तो जानते ही होंगे कि छोटा राजन आजकल जेल में है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आप ये भी जानते होंगे कि अपराध और माफियागिरी की दुनिया में छोटा राजन की हैसियत सिर्फ दाऊद इब्राहिम से कम है, और चूंकि उसकी दाऊद इब्राहिम से लगती है, इसलिए भी उनका खास ख्याल रखा जाता है। तो छोटा राजन को क्या हो गया? अब हुआ यह है कि छोटा राजन को हो गया है कोरोना। यह तो आपको पता ही होगा कि 2015 में राजन जी को इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण करके, यानी एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया गया था। तभी से वो तिहाड़ जेल में थे। तो 4-5 दिन पहले उनकी हालत को देखकर अधिकारियों को लगा कि कहीं इसकी वजह से जेल में कोरोना और तेजी से ना फैल जाए, इसीलिए उसे एम्स भेज दिया गया। छोटा राजन बड़ा अस्पताल। हाँ जी। और राजन राजन पुकारूं गलियों में, कभी मैक्स में ढूंढूं, कभी एम्स में। हाँ बंदरू, वैसा छोटा राजन को किसी भी अस्पताल में भेजा जा सकता था, लेकिन अपराध की दुनिया में उनकी हैसियत को देखते हुए तिहाड़ प्रशासन ने उन्हें एम्स में ही भर्ती किया। वहीं
ध्यान देने वाली बात है बंदरू, वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में आम पब्लिक को साधारण अस्पताल में भी भर्ती होना मुश्किल है, लेकिन हैसियत की बात है, छोटा राजन बड़ी हैसियत का अपराधी है, इसलिए बड़ा अस्पताल मिल गया उसे। जरूरत पड़ने पर उसे ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक सब आसानी से मिल जाएगा। इसलिए तो कहा था मैंने, नाम सोटा और दर्शन बड़े। तो ये था आज का पोल खोल। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जिस किसी को जहां भी वैक्सीन लग पा रही हो फौरन लगवा लीजिए। अफवाहों पे कतई ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट, वैक्सीनेशन इज द ओनली क्योर। अपना और अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। हम लगातार आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी सलामती के लिए दुआ करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज। चल बंदरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।